नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास चुनावी रण में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा मैं हर बार आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाती हूँ, तो आज भी मैं आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। मेरे साथ हैं विवेक पाराशर जी, जो लोक अभियोजक होने के साथ साथ पुष्कर में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सामने हैं। इस बार विवेक पाराशर पुष्कर से कांग्रेस से अपनी दावेदारी टिकट के लिए पेश कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण जनप्रतिनिधि होने का सबसे बड़ा इनका मुद्दा है कि ब्राह्मणों को अब तक हर पार्टी पुष्कर में नजरअंदाज करती आई है, लेकिन विवेक जी अपने सामने किसी भी अन्य समुदाय के प्रतिद्वंदी को, दावेदार को सशक्त नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय पुष्कर में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। हार और जीत ब्राह्मण समुदाय के वोट पर निर्भर करती है। तो आइए मिलते हैं विवेक पाराशर से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये अवसर दिया कि पुष्कर की बात को आपके मंच पर रखने का। तो मैं धन्यवाद सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि पुष्कर के तमाम उन ब्रह्मपुत्रों की ओर से देना चाहूँगा कि आपने ब्रह्मा नगरी की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर बुलाया। विवेक जी, जब हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप अपने दर्शकों को अपना एक छोटा सा जीवन परिचय दें। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत किस तरह से हुई है, आपका जीवन परिचय क्या रहा और आपने अपना राजनीतिक संघर्ष किस तरह से शुरू किया जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आपने मेरा परिचय मांगा तो मेरा परिचय तो बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं ब्रह्मा नगरी से आता हूँ और ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और तीर्थराज पुष्कर की आवाज़ उठाने का मुझे मौका समय समय पर मिला है और मैंने दबंगाई के साथ आवाज़ उठाई है। मैं कांग्रेस का 30 साल से सच्चा सिपाही रहा हूँ, जिसने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, सक्रियता से भूमिका निभाते हुए मैंने विभिन्न सांसदों के जो चुनाव लड़े गए, चाहे वो सचिन पायलट साहब ने अजमेर से चुनाव लड़ा हो, चाहे डॉक्टर रघु शर्मा जी ने लड़ा हो, चाहे रिजू झुंझुनवाला जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे महेंद्र सिंह रलावता जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी ने चुनाव लड़ा हो, सभी का मैं करीबन 30 सालों से करीबन चीफ इलेक्शन एजेंट रहा हूँ और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं एनएसयूआई का सबसे पहले पुष्कर का अध्यक्ष रहा, उसके बाद में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद में यूथ कांग्रेस में महासचिव रहा, कांग्रेस कमेटी में कोऑर्डिनेटर रहा। कई जगह मुझे प्रभारी बनाकर भेजा गया और मैंने अपनी भूमिका जो निभाई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई कि मेरे को लोक अभियोजक के रूप में राजस्थान सरकार ने 2 बार लोक अभियोजक बनने का मौका दिया और मैं वैसे जो हूँ वकील हूँ, तो मेरा सबसे पहले दायित्व बनता है कि तीर्थराज पुष्कर की यदि मैं वहाँ का नागरिक होने के बाद भी वहाँ की पैरवी नहीं कर पाऊँ तो मेरा वकील बनना बेकार है, मेरा कांग्रेस में काम करना बेकार है। मैं ये जो आवाज़ उठाना चाहता हूँ वो तीर्थराज पुष्कर की आवाज़ बनकर आपके सामने आया हूँ। देखिए, 30 साल का आपका राजनीतिक सफर रहा है। आपने 30 साल संगठन को दिए हैं अपने जीवन के, कम नहीं है, और बहुत महत्वपूर्ण 30 साल रहे हैं जिनमें आपने ईमानदारी से संगठन को अपना सहयोग दिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने अपना सफ़र शुरू किया था तब की राजनीति और आज जब 30 साल बाद आप इस मुकाम पर हैं तो अब की राजनीति में क्या फ़र्क है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैंने जब काम किया तो मैंने जो शिष्य रहा हूँ वो मैं श्री जसराज जयपाल जी का रहा हूँ, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी जी पूर्व मंत्री रही और उनके पुत्र डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो विधायक रहे। क्योंकि श्री जसराज जयपाल जी मंत्री होने के साथ साथ वकील भी थे, तो मैंने उनकी जूनियरशिप में काम किया। वो कांग्रेस के कई सालों तक अध्यक्ष रहे, तो मैंने कई राजनीतिक सफ़रों में उनके मैं साथ रहा और मैंने राजनीति को नज़दीक से देखा है। पहले जब समय था तो तब ये होता था टिकट बुलाकर दिए जाते थे, टिकट मांगने नहीं पड़ते थे। आज का दौर आया कि टिकट मांगने पड़ते हैं और अपनी दावेदारी रखनी पड़ती है, प्रस्तुत करनी पड़ती है। पहले जनता की आवाज़ को वो सुनते थे सीधा और सीधा टिकट देते थे और बोलते थे आइए आप पार्टी से टिकट, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, अब जब आप पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करने जा रहे हैं तो आपके सामने ऐसे दिग्गज मौजूद हैं जो राज्य की राजनीति में अपना बहुत बड़ा रोल रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आपके सामने नसीम अख्तर इंसाफ हैं जो इस वक्त पीसीसी के उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर गोपाल बाहेती जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं, रामचंद्र चौधरी जो कि डेयरी अध्यक्ष हैं और पिछले 6 बार का कार्यकाल लगातार डेयरी अध्यक्ष के तौर पर वो निभा रहे हैं। तो आपके सामने इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो इनके सामने आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? मैं इसके लिए एक बात आपको कहना चाहूँगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये जो दावेदारी है, मैं ये कहूँगा सबसे बड़ी दावेदारी जो है, ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई है।
जब ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते, मैं ब्रह्मपुत्र होने के नाते टिकट की मांग कर रहा हूँ, तो आप किसी भी शख्सियत से पूछ लेंगे, अपने आप को ब्रह्मा से बड़ा, पुष्कर से बड़ा, तीर्थराज से बड़ा कोई नहीं बता सकता। जब स्थानीय नागरिक, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आज तक आपने इतने विधायक देखे होंगे, आपने इतने लोग देखे होंगे पुष्कर के अंदर जो धर्म पे राजनीति तो करना चाहते हैं परंतु राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहते। मुझे एक विधायक का नाम बता दीजिए जो कह सके कि मैंने पुष्कर के अंदर डुबकी लगाई, जिसने कभी पुष्कर सरोवर के अंदर डुबकी नहीं लगाई। टिकट मांगना एक अलग बात है, मैं नहीं कहता कि उनकी शख्सियत कोई छोटी शख्सियत है, उनकी शख्सियत अपनी जगह बड़ी हो सकती है। हर जगह स्थान प्रदान का महत्व होता है। यदि ब्रह्मा की नगरी में आएंगे तो ब्रह्मा जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, श्रीनाथ जी में जाएंगे तो श्रीनाथ जी से बड़ा नहीं हो सकता, उज्जैन में जाएंगे तो महाकाल से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबका अपना अपना स्थान है। कोई ये कहे बड़ा हूँ तो ये कतई संभव नहीं है। मैं से काम नहीं चलता है, हम से काम चलता है। देखिए, पुष्कर सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। पुष्कर से जाने वाला संदेश पूरी दुनिया में पहुंचता है। पुष्कर अपने आप में विश्व पटल को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। तो जब आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर में ब्राह्मण समाज हार और जीत, इन दोनों का समीकरण प्रभावित करने का कितना मायना रखता है? आप प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सारा दारोमदार जो है ब्रह्मा नगरी में ब्रह्मपुत्र के अलावा किसी पर नहीं है। ये कोई बात, एक तो सर्वे होता है, कई पार्टियां अपना अपना सर्वे कर रही है, परंतु मुझे एक बात बताइए, ये कोई बात कह दे कि दस्तावेज झूठ बोलते हो, दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। 1952 के अंदर अभी तक जो है दोनों पार्टियों ने मिलाकर 5 जनों को पुष्कर से विधायक का टिकट दिया है और 5 बार 100% रिजल्ट ब्राह्मणों के पक्ष में रहा, 5 बार सीटें जीती, उसके बाद टिकट ही नहीं दिया। सबसे पहला टिकट दिया गया था जब आज़ादी के बाद में पुष्कर से प्रथम विधायक जो है वो जयनारायण शर्मा बने थे 1952 में। उसके बाद में 1957 के अंदर प्रभा मिश्रा जी, उसके बाद में 62 के अंदर प्रभा मिश्रा जी, उसके बाद सन 1972 में प्रभा मिश्रा जी और उसके बाद में वर्ष 1980 के अंदर सूरज देवी मल्होत्रा लगातार वहाँ से विधायक बनी और बढ़त के साथ में जीत दर्ज की। तो परिणाम 100%। एक विधायक पुष्कर से ब्राह्मण आज तक किसी पार्टी से चुनाव लड़ाया हो, हारा, ऐसा कभी नहीं हुआ। 100% परिणाम है। मैं बता दूं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज़ादी के बाद में करीबन 14 बार पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन बने, जिनमें मैं नाम भी गिना सकता हूं, जिनमें पुष्कर नारायण शर्मा, दामोदर शर्मा, कमल पाठक, वर्तमान में शिवस्वरूप महर्षि, उसके पहले गोपाल शर्मा, जितने भी नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं आरक्षित अवधि को छोड़ दें 100% ब्राह्मण उम्मीदवार जीते हैं। उसके बाद में अभी पुष्कर नगर पालिका के अंदर 20 वार्ड है, 20 वार्डों में आरक्षित वार्डों को छोड़कर 100% सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो जब हमारा परिणाम ही 100% है और दस्तावेज बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। जब डॉक्टर रघु शर्मा जी ने सांसद का चुनाव भी अजमेर जिले से लड़ा था और भारी मतों से वो जीते थे, उसमें पुष्कर का रिकॉर्ड ये रहा है कि जब जब ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, पुष्कर विधानसभा में कांग्रेस हारी, परंतु डॉक्टर रघु शर्मा ने ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा तो वो भारी मतों से प्रत्येक बूथ पर जीते। तो जब दस्तावेज सही बता रहे हैं तो सर्वे रिपोर्ट में दस्तावेजों का जब उसे शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात साबित होगी। हमारा परिणाम 100% है। तो 100% से यदि किसी का, मैं तो कहूँगा 80% भी किसी का परिणाम हो तो आप उन्हें टिकट दे दीजिए। आप जब हमारा परिणाम 100% हो तो टिकट की दावेदारी ब्रह्मपुत्र से बड़ी किसी की नहीं हो सकती। देखिए, आप ब्राह्मण पुत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों द्वारा ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात मैं नहीं कह रहा। जयपुर के अंदर करीबन अभी तक 10 से ज़्यादा विप्र समाज की महापंचायतें हो चुकी है, जहाँ पर करीबन 5 से 10 लाख ब्राह्मण बार बार इकट्ठा होकर ये बात को दोनों पार्टियों के लिए उठा चुके हैं कि ब्राह्मणों का लगातार जो है राजनीति से उनकी संख्या कम की जा रही है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाया जा रहा है। तो इसमें यदि ब्राह्मणों को टिकट देते हैं तो तीर्थ नगरी पुष्कर जो ब्रह्मा की नगरी है, तीर्थ पुरोहितों की नगरी है, वहाँ से टिकट देते हैं तो समग्र ब्राह्मण समाज में, मैं कहूँगा राजस्थान ही नहीं, पूरे एक हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र को टिकट दिया गया है। और मैं एक वकील भी हूँ, वकील भी पूरे राजस्थान में सब जगह टिकटों की मांग कर रहे हैं। यदि एक टिकट में 3 अवधारणाएं पूरी हो सकती है और जीत सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पक्ष में, परिणाम हमारे पक्ष में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो 36 कौम को साथ लेकर चलता है। पुष्कर के अंदर 52 घाट है, करीबन 500 से ज़्यादा मंदिर है, हर समाज की धर्मशाला है, हर समाज का मंदिर है, हर समाज का घाट है।
और उन सब की देख रेख का जिम्मा, उनकी पूजा कराने का जिम्मा तीर्थ पुरोहितों का है। वहाँ के पूजा अर्चना कराते हैं, उसके साथ ही यजमान को सरोवर पर पूजा अर्चना कराते हैं। उनके नामकरण से लेकर जन्म मरण परण में उनके हर पल साथ रहते हैं। और हर समाज के पंडित जब अपने 36 कौमों से यदि वोट मांगेंगे तो वो उन्हें निश्चित रूप से वोट देगी। तो सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी है, सारे समाज 36 कौम हमारे साथ है। क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी पार्टी टिकट देगी तो ऐसा तो संभव है नहीं कि 36 टिकट दे दिए जाए जो 36 कौमों में बढ़ जाए, वो कभी नहीं हो सकता। परंतु ब्राह्मण एक ऐसी सॉफ्ट कौम है जो ब्राह्मण हृदय में बसता है, और ब्राह्मणों के प्रति लोगों की धारणा है कि ब्राह्मण जो है बिल्कुल दयालु भाव का होता है, स्वाभाविक भाव का होता है, उसके मन में दया भाव होता है, उसके प्रति, क्षेत्र के प्रति, अपने यजमान के प्रति पूरा भाव होता है। उस भाव को वो 36 कौम तो निभा सकता है। इसलिए दावेदारी, सबसे प्रबल दावेदारी उसी की है। मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण बस नाम ही काफ़ी है? बिल्कुल, ब्राह्मण नाम ही काफ़ी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये तो अभी चिंगारी है, अभी पूरी आग लगाना अभी बाकी है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस वक्त धर्मेंद्र राठौड़ का भी अभी कुछ समय से पुष्कर की राजनीति में दखल काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो पुष्कर से भी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में एक आउटसाइडर का मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो भी ये मानते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ आउटसाइडर हैं। तो पार्टी द्वारा जो उन्हें तवज्जो दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोकल कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा भी देखने को मिलती है। लोकल कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उन्हें भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आउटसाइडर का मुद्दा है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आपको लगता है कि अगर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पुष्कर से दावेदारी करते हैं तो पुष्कर में उनकी जीत उस लेवल तक तय हो पाएगी जितना आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बहरहाल तो आज की जो बात है, उन्होंने जो है अजमेर उत्तर विधानसभा से वो टिकट मांग रहे हैं। और रही रहने की बात, तो मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी के लिए कहना चाहूँगा कि वो किसी और धरती में जन्मे हुए नहीं हुए, वो पुष्कर के पास नांद गांव में जन्मे हुए हैं। ये बात सबको पता है। परंतु कुछ लोग राजनीति के चलते भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। देवनानी जी के लिए तो लोग नहीं कहते, उदयपुर से सबको पता है, उदयपुर से। जो आपने कहा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, या मैं आपको खुद बता दूं, महेंद्र सिंह रलावता जी ने खुद कहा है कि वो आउटसाइडर हैं, परदेसी हैं, परदेसियों से क्या आंखियां मिलाना। आप ही की पार्टी के लोगों का कहना है कि आउटसाइडर हैं, कोई और दूसरा नहीं कह रहा है, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। के लिए तो वो खुद ही कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। उनके भाई विष्णु सिंह नांद के सरपंच है। तो यदि आप मेरी ओर से पूछेंगे, मैं खुद पुष्कर का स्थानीय निवासी हूँ। पुष्कर के बारे में मेरे से अधिक कौन जानता होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि उनका पूरा परिवार जो है नांद में रहता है, और वो नांद लगातार आते रहते हैं। आदमी को अपने राजनीतिक काम के लिए, अपने नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक स्वाभाविक बात है। उससे ये नहीं हो जाता कि वो बाहर के रहने वाले हैं। उनके भाई अभी वर्तमान में सरपंच है, और निश्चित रूप से वो भी स्थानीय हैं, और उनका पूरा ठप्पा स्थानीयवाद का ही लगा हुआ है। देखिए, अब बात करते हैं पुष्कर विकास प्राधिकरण की, जो अभी तक सिर्फ फाइलों में ही है, इसका धरातल पर लागू होना भी बाकी है। तो आपकी क्या कोशिश है कि ये कब तक लागू हो जाना चाहिए? क्योंकि कुछ 1-1.5 महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगी, तो तब ये धरातल पर लागू नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पहले पुष्कर विकास प्राधिकरण को धरातल पर भी लागू कर देना चाहिए? देखिए, संभव है ऐसा? मतलब मैं ऐसा मेरी राय में कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। मैं खाली वो बातें नहीं करूँगा जो जनता को खाली सुनने के अंदर लोक लुभावनी लगे और उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सके। पहले पुष्कर विकास प्राधिकरण कोई नई चीज़ नहीं है। पुष्कर विकास प्राधिकरण पहले भी था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुष्कर विकास प्राधिकरण को ख़त्म कर दिया था। जो चीज़ 50 साल पहले मर गई, उसको कांग्रेस ने पुनर्जीवित किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की वापस घोषणा की। जिस तरह से अजमेर विकास प्राधिकरण बना हुआ है, पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अधिसूचना जारी होनी है, उसके लिए कार्यालय का बनना है, उसके बाद में उसमें कई IAS अधिकारी, कई RS अधिकारी और कई अधिकारी का वहाँ पर नियुक्तियाँ होनी है, और धरातल पर उसका प्लेटफॉर्म बनाया जाना है कि उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका एक्ट बनेगा, पुष्कर विकास प्राधिकरण का अधिनियम बन के वो भी नोटिफाइड होगा। इस सब प्रक्रिया में समय लगेगा, पर सरकार वापस आ रही है। वो सरकार वापस आएगी तो निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण का उद्भव जो है वो सरकार आते ही हो जाएगा। और मैं तो कहूँ कि यदि कोई दूसरी पार्टी इस बात का करती है, पुष्कर विकास प्राधिकरण को अब कोई खत्म नहीं कर सकता है। विवेक जी, आप जब चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपके मुद्दे क्या होंगे?
सबके अपने अपने मुद्दे हैं, हर कोई अपने मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है। बिजली, सड़क, पानी, ये लोकल मुद्दे हमेशा से चलते आते हैं, लेकिन आपका ऐसा कौन सा खास मुद्दा है जिसे लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा खाली मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, ये पुष्कर वासियों का मुद्दा है, पुष्कर के ब्रह्मा नगरी के लोगों का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ही तीर्थ पुष्कर है। मतलब पुष्कर तीर्थ जो मुद्दा है उसमें सब मुद्दे शामिल हो जाते हैं। तीर्थराज पुष्कर सरोवर की आप दुर्दशा देखेंगे कि वो सभी सुनते आए हैं कि सीवरेज का पानी तीर्थराज पुष्कर के अंदर जाता है, जो पुष्कर की पवित्रता को भंग करता है। उसके और चारों ओर डूब क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण से जो पुष्कर के पानी का हनन हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसके साथ में गंदगी जारी है, उससे सब प्रताड़ित है। सबसे पहले तो हमें पुष्कर को बचाने के लिए पुष्कर राज को बचाना पड़ेगा, जो पुष्कर सरोवर को बचाना पड़ेगा। वहाँ की आस्था रहेगी, वहाँ की पवित्रता रहेगी तो पुष्कर रहेगा। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि पुष्कर बचाओ अभियान चलाया जाए, और पुष्कर बचाओ अभियान के तहत में पुष्कर सरोवर की रक्षा की जाएगी। पुष्कर के अंदर कई पर्यटन स्थल जो नए विकसित हो सकते हैं, जैसे कई लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ अगस्त मुनि का बहुत बड़ा स्थान है। अगस्त मुनि ने पुष्कर में आकर तपस्या की थी। उसके बाद में विश्वामित्र का स्थान है, जहाँ पर विश्वामित्र ने आकर तपस्या की थी। पांडवों ने पुष्कर के पचकुंड में आकर वहाँ पर तपस्या की थी। तो जहाँ हम पर्यटन की स्थलों का तो बढ़ावा दे रहे हैं कि रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, परंतु जो वर्षों पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको कभी हमने पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की, और उसे जो है तीर्थ के मापदंड पे लाने की कोशिश नहीं की। पुष्कर के अंदर आप जानते हैं, पुष्कर को जाना जाता है हिंदू धार्मिक स्थल के रूप के अंदर, पर पुष्कर में आपने कभी सुना है कि पुष्कर के अंदर कोई वेदों की शिक्षा के लिए कोई जगह है? आपने सुना है पुष्कर के अंदर भगवान परशुराम की मूर्ति है, भगवान वेदव्यास की मूर्ति है, भगवान पारशर ऋषि की मूर्ति है, या सप्त ऋषि की मूर्ति है? पुष्कर सरोवर के अंदर जाने के पहले, पुष्कर के अंदर प्रवेश करने के पहले लोगों को लगना चाहिए कि वो किसी धार्मिक जगह में आए। जैसे उज्जैन महाकाल का विकास हुआ है, वाराणसी का विकास हुआ है, उससे भी बड़े स्तर पर पुष्कर का विकास होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर एक छोटी मोटी जगह नहीं है। पुष्कर इन सब तीर्थों का गुरु है, तो तीर्थ गुरु ही नजर आना चाहिए। और मेरा मुद्दा यह रहेगा कि पुष्कर को पुष्कर रखा जाए, और पुष्कर ऐसा पुष्कर बने जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देखने के लिए आए, वहाँ वेदों की शिक्षा लेने के लिए आए, वहाँ संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए आए, और लोगों को लगना चाहिए कि हम किसी धार्मिक स्थल में आए हैं, और वहाँ के महत्व को और आस्था को लोग जाकर वहाँ पर प्रचारित करें। देखिए, आप पुष्कर का धार्मिक धर्मस्थल के तौर पर विकास करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जिस तरह की सुविधाएं वहाँ दी जाती है, इसी तरह से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर श्राइन बोर्ड भी होना चाहिए? पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर में श्राइन बोर्ड भी होना चाहिए। और श्राइन बोर्ड खाली, मैं तो किसी भी चीज़ के लिए कहता हूँ, जैसे पुष्कर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल बनाया जाता है, खाली नाम के आगे श्राइन बोर्ड लगा देने से या अंतर्राष्ट्रीय रख देने से उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं बन जाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए धरातल पर जब दुनिया कहे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहलाता है। तो पुष्कर की श्राइन के लिए श्राइन बोर्ड बने, ये काफ़ी नहीं है, पर श्राइन बोर्ड की तरह काम करे। पुष्कर की सीढ़ियों पर चले तो ऐसा लगना चाहिए किसी सीढ़ियों पर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन करें तो उसे लगना चाहिए मेरे को परम शांति प्राप्त हुई है। वहाँ पर पैदल चलने में सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पर चाहे अपाहिज व्यक्ति आए, चाहे विकलांग आए, या बुजुर्ग व्यक्ति आए, महिला हैं, उसको ऐसा आभास होना चाहिए कि वो बिल्कुल शांति से जा रहा है और मंदिर में दर्शन कर रहा है, और उसे ब्रह्मा जी के चारों मुख के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी के जो दर्शन है वो मूर्ति के अंदर भी आज भी सिर्फ वीआईपी वहाँ के दर्शन कर पाते हैं, आम आदमी को प्रवेश भी वहाँ वर्जित है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आम नागरिक भी ब्रह्मा जी के दर्शन कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी किसी वीआईपी के नहीं है, ब्रह्मा जी हर आम नागरिक के हैं। और ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है जिसको सब देखना चाहते हैं, सब दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, अभी आपने पुष्कर मेले की भी बात की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तुष्टीकरण की भी का आरोप भी कांग्रेस पर सामने आता है। पहले कोरोना की वजह से पुष्कर मेले पर रोक लगा दी गई, उसके बाद में लंपी वायरस की वजह से कि पशुओं में ना फैले, इसलिए पुष्कर मेले पर रोक लगा दी गई। हर बार पुष्कर मेले को रोकना पुष्कर के साथ भेदभाव नहीं माना जाएगा? देखो, कोरोना की बात अलग है, उससे तो पूरी दुनिया त्रस्ती, पर पुष्कर का जो वर्चस्व बढ़ा है वो इस अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले ने बढ़ाया है। जब पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला भरता है तो देश विदेश से सेनानी पुष्कर आते हैं। यदि किसी कारण से 1 या 2 साल में मेले में विघ्न आया है तो मेले का स्वरूप, मैं ये मानूंगा कि मेले का स्वरूप परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और उसका स्तर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखना चाहिए। पुष्कर के अंदर मेले की सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन कर सकता है? पुष्कर के स्थानीय नागरिक। मैं ये कहूँगा कि पुष्कर के अंदर जो मेला भरता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, परंतु जो कमेटियाँ बनती है राज्य स्तर पर मेले की,
और विप्र बोर्ड का भी गठन हुआ है। पुष्कर में ब्राह्मणों की संख्या भारी तादाद में है। अंतर्राष्ट्रीय मेला पुष्कर में बढ़ता है, परंतु उस मेला कमेटी के अंदर पुष्कर का एक भी मेंबर नहीं है। विप्र बोर्ड में पुष्कर का एक भी मेंबर नहीं है। जब वहाँ का लोकल विधायक होगा, मुझे आप ये कल्पना करके देखिए, यदि पुष्कर का लोकल विधायक पंडित हो, सरोवर हो, और वहाँ प्रधानमंत्री आते हो, मुख्यमंत्री आते हो, मंत्री आते हो, और वो खुद पूजा कराता हो और सरोवर पर डुबकी लगाता हो, तो वो दृश्य कैसा नजर आएगा, उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि पुष्कर का उद्धार अपने आप हो जाएगा। देखिए, पुष्कर से पहले नसीम अख्तर इंसाफ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें टिकट दिया गया। उसके बाद में रावत समुदाय से सुरेश रावत को टिकट दिया गया। तो अब ब्राह्मण समाज की तरफ से आपको टिकट दिया जा रहा है। तो ये जो बदलता समीकरण है, ये चुनावों को किस तरह से प्रभावित करेगा? चुनावों में जो है, कांग्रेस का तो शुरू से नारा रहा है कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और उसी नारे पर वो कायम है। कभी ब्राह्मण समाज ने किसी अन्य व्यक्ति को इतने सालों तक टिकट दिया, कभी विरोध नहीं किया, पर टिकट मांगने का जो अधिकार है वो सभी 36 कौमों का है, और सभी 36 कौमों को बारी बारी समय आने पर उन्हें अवसर मिलना चाहिए। मतलब एक तो पहले ही आरक्षित सीट हो जाती है, उसके बाद उस पर उसी आरक्षित वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि पुष्कर की सीट जो है वो अघोषित आरक्षण की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। सभी वर्गों, सभी जातों और 36 कौमों को बराबर मौका मिलता रहना चाहिए। पुष्कर के अंदर मैं आपको बता दूं कि रावत समाज से, मुस्लिम समाज से, वैश्य समाज से, ब्राह्मण समाज से सभी कौमों के बारी बारी विधायक रहे। तो अब ब्राह्मणों को 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं टिकट मिले, पर ब्राह्मणों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। पर अब अवसर वापस आ गया है कि समय समय पर क्या होता है, पुष्कर के अंदर एक परंपरा है। पुष्कर के अंदर जब मंदिर वगैरह भी होते हैं तो कई भाई लोग वो मिलकर मंदिर संभालते हैं। तो एक एक साल, दो दो साल की सबकी बारी आती है, वो उसकी पूजा अर्चना करते हैं, देखभाल करते हैं। तो मेरा निवेदन है, अब ब्राह्मणों की बारी का अवसर आ चुका है, और अब ब्राह्मण की बारी है कि वो तीर्थराज पुष्कर को संभाले। क्योंकि जब पुष्कर की पूजा अर्चना हम कराते हैं, मंदिरों की देखभाल हम कराते हैं, तो निश्चित रूप से दक्षिणा लेने का अधिकार भी पहला वहाँ के ब्रह्मपुत्र को ही है। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के आदर्श हैं। भगवान परशुराम ने ना सिर्फ ब्राह्मणों को शस्त्रों की बल्कि शास्त्रों की भी प्रेरणा दी है। ब्राह्मण जहाँ पहले सिर्फ शास्त्रों से जुड़ा था, भगवान परशुराम ने उन्हें शस्त्रों से भी जोड़ा। अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि ब्राह्मण राजनीति को भी संभाल ले, क्योंकि चाणक्य भी ब्राह्मण थे जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसा शिष्य दिया जो अखंड भारत का निर्माण करने वाला था। तो आपको लगता है कि अगर अब राजनीति की बागडोर ब्राह्मण के हाथ में आ जाती है तो एक ऐसे अखंड भारत का सपना पूरा किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी बातें आपने ब्राह्मणों के बारे में बोली, भगवान परशुराम के बारे में बोली, नितांत सत्य है। परशुराम जी की महिमा को कौन नहीं जानता, और ये सब जानते हैं। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। और जब ब्राह्मण को शस्त्र का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान है, तो तीर्थराज पुष्कर एक ऐसी जगह है जिसे संभालने के लिए शस्त्र का ज्ञान भी चाहिए और शास्त्र का भी। क्योंकि शस्त्र का ज्ञान तो इसलिए चाहिए कि पुष्कर के अंदर नशे का कारोबार बढ़ गया है, पुष्कर के अंदर अमर्यादित गतिविधियां होने लग गई है, पुष्कर को ऐश का लोग बनाने लग गए, तो उसको हम बनने नहीं देंगे। उसके लिए तो चाहिए शस्त्र का ज्ञान। पुष्कर के अंदर, क्योंकि धार्मिक नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी है, पुष्कर का सरोवर है, करीबन 500 से ज़्यादा मंदिर है। यहाँ पर वेद पाठ होने चाहिए, वेद पाठियों का जमावड़ा होना चाहिए, धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ प्रमुख केंद्र होना चाहिए। और मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान में वेदों की शिक्षा लेने के लिए, संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए और ये कर्मकांड सीखने के लिए पुष्कर से बड़ा केंद्र कहीं नहीं हो सकता। पुष्कर के अंदर आप देखिए, बड़ी विडंबना है। पुष्कर को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर, चाहे आप कोई भी, आप अंग्रेजों की किताब भी उठाकर देख लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उसका नक्शा हर किताब के अंदर आपको मिलेगा। परंतु पुष्कर के अंदर आज एक बड़ा स्टेडियम तक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की मांग है पुष्कर के अंदर, वो बननी चाहिए। पुष्कर के अंदर युवाओं के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, युवाओं के खेलने के लिए कोई बगीचा नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी बहुत बड़े बड़े काम किए। पुष्कर के द्वार नया बन रहा है, ये अशोक गहलोत जी की देन है। पुष्कर के अंदर 10-12 बीघा के अंदर एक बड़ा सा गार्डन बन रहा है। पुष्कर सरोवर के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि स्वीकृत की है। परंतु आज तक विधायक ने कभी वहाँ मुद्दा लगाकर काम संभाला हो तो मुझे बता दीजिए, पैसा कोई जमीन खा रही है या आसमान खा रहा है। पुष्कर के अंदर यदि 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए पहले भाजपा के शासन में भी घोषणा हुई और बता दिया कि लग गए। आप लोग भी पुष्कर आते जाते रहते हो, यदि आपने देखा हो कि आपको लगता है कि 1000 करोड़ रुपए पुष्कर के अंदर लग गए, ऐसे में वहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे ये आप लोग भली भांति जानते हैं। खाली धर्म पे राजनीति करना और राजनीति धर्म से करना,
दोनों में फ़र्क है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पुष्कर के अंदर जो राजनीति हो वो धर्म के साथ होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आपके लिए क्या है? कर्तव्य, धर्म या सिर्फ एक प्रोफेशन? राजनीति मेरे लिए एक धर्म भी है, एक कर्तव्य भी है। और मैं चूंकि वकील समुदाय से हूँ, इसलिए मेरा सबसे पहला काम रखता है कि मैं अपने घर की पैरवी करूँ। पुष्कर राज मेरा घर है, ब्रह्मा नगरी और वहाँ के ब्रह्मपुत्र मेरे भाई बंधु हैं। यदि वो पुष्कर सरोवर की, पुष्कर की तमाम मंदिरों की, तमाम घाटों की, तमाम समाजों की वो कर्मकांड कराकर वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं उनकी पुरजोर पैरवी करूँ। और राजनीति में मेरा सेवा ही मेरा धर्म है। देखिए, पुष्कर के अंदर जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो पुष्कर से डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, नसीम अख्तर इंसाफ, ये सब टिकट मांग रहे हैं, रामचंद्र चौधरी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो तकरार है वो भी सामने आ चुकी है। जनता ने इनकी तकरार को भी देखा है कि नसीम अख्तर इंसाफ और डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती का विवाद हुआ था। इसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसमें रामचंद्र चौधरी भी पहुंचे थे। तो इनका जो विवाद है वो जगजाहिर है। नसीम अख्तर इंसाफ ने मीडिया के सामने खुले तौर पर सार्वजनिक मंच पर धर्मेंद्र राठौड़ और डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो इस तरह का विवाद कांग्रेस की शायद अभी कुछ समय पहले जैसे सौरभ बजाड़ ने कहा था कि कांग्रेस का कल्चर जो है वो परिवर्तित हो चुका है, अब वो झगड़ा कल्चर बन गया। तो आपको लगता है कि ये झगड़ा कल्चर कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आपने किसी अन्य पार्टी में देखा कि अपनी बात खुलकर कह सकते हैं? लेकिन वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता की सच्ची बात यह है कि वो खुलकर बात कहता है, परंतु न तो किसी प्रकार का लड़ाई है न कोई झगड़ा है। और जहाँ तक दावेदारी की बात है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं जो टिकट मांग रहा हूँ ना केवल ब्रह्मपुत्र के दम पर, बल्कि वकील होने के नाते, उसके अलावा युवा होने के नाते भी मांग रहा हूँ। और मेरा तो यही कहना है कि बुजुर्गों के आराम करने की बारी है, क्षेत्र की तरक्की युवाओं की जिम्मेदारी है। देखिए, आप कह रहे हैं टिकट मांगना सबका अधिकार है, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो विवाद सामने आ रहा है इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज कराए जा रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इनकी ये बयानबाजी, इनकी ये मुकदमेबाजी, इनकी जो आपस की फूट है, ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अंदर एक मात्र भी फूट नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो सब आपको एक मंच पर और एक साथ नजर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है वोट मतदाता देते हैं, मतदाताओं को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है। वोटर को ये देखना है कि पुष्कर का विकास कौन कर सकता है। विकास को वोट पड़ते हैं, ना कि किसी बयानबाजी को वोट पड़ते हैं। और न मैं तो इतना भी बताना चाहूँगा, किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई फूट नहीं है। यदि किसी ने 2 बयान दे दिए, 2 बयान देने से कुछ नहीं होता है। और वास्तव में जो है बिल्कुल अच्छा माहौल है और पूरे बुलंदी के साथ में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ तो कांग्रेसियों के मारपीट तक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। कई पार्टियां होती है जिनके अंदर मोबाइल ही बाहर रखा लिए जाते हैं, उसके बाद में प्रवेश अंदर दिया जाता है तो उनके वीडियो वायरल नहीं होते। ऐसा नहीं है, झगड़ा हुआ नहीं है। झगड़ा तो आप सुन रहे होंगे कि वसुंधरा राजे में और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो मुद्दा पूरे राजस्थान का है। आप बात कर रहे हैं सिर्फ अजमेर की। मुझे बताइए, जब वसुंधरा जी को दरकिनार किया जा रहा है और वो मुद्दा पूरे राजस्थान के अंदर फैल रहा है, उससे मोदी जी भी चिंतित है, अमित शाह भी चिंतित है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में आग लगी हुई है। आप हमारी चिंगारी की बात करिए, वहाँ तो आग फैलती जा रही है, वहाँ जंगल के जंगल खत्म होते जा रहे हैं। और उनके खुद के भविष्य पर जब दाव लगा हुआ है, तो जहाँ वो प्रदेश ही नहीं बचा पा रहे हैं, प्रदेश के अंदर सारे जिले आ जाते हैं, तो वहाँ हमारी छोटी छोटी बातों को वो लोग उछाल कर उसके मजे लेना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जब चुनाव आएगा सब एक मंच पर आपको एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और अभी भी सारे कार्यक्रमों में एक साथ नजर आते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अपनी बात कहना एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ये खूबी आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में देखने को मिलेगी। आप अधिवक्ता भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ दिन पहले ही न्याय प्रणाली को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। न्यायपालिकी भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने आक्षेप कर दिया था। उनका कहना था कि जो वकील स्टेटमेंट लिखकर ले जाते हैं, जज उसी स्टेटमेंट को फैसले के तौर पर सुना देते हैं। आप
इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि विवाद के बाद में अपने शब्द वापस ले लिए गए थे, लेकिन वो एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर आसीन हैं, उनके जो कहे गए शब्द हैं वो जनता पर गहरा असर डालते हैं, तो उनके इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी है, लोकप्रिय हैं, और आप पूरी राजस्थान की जनता ये जानती है जब अशोक गहलोत जी कुछ बोलते हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं, और उस मायने में आप, क्योंकि अपन अजमेर के रहने वाले हैं और अजमेर के अंदर राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल के अंदर कुछ वकीलों पे, कुछ पक्षकारों पे ऐसे मुकदमे भी दर्ज हुए थे, और उसका मामला एसीबी में भी दर्ज हुआ था और कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो अशोक गहलोत जी ने बात कही है, वो किस परिप्रेक्ष्य में कही है उसको समझने के लिए गहरी समझ चाहिए, परंतु उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल ठोस, सुदृढ़ और दस्तावेजी आधार पर ही उन्होंने कही है। वो अपने बयान से इस बात से मुकरे नहीं है, पर उन्होंने ये बात कही है कि वो ये बात जो से सार्वजनिक रूप से समझा जा रहा है कि हर वकील के लिए कहा जा रहा है कि वो फैसले लिखाते हैं, हर जज के लिए कहा जा रहा है कि फैसले लिखाते हैं, ऐसी बात करता ही नहीं है। उन्होंने कभी भी वकीलों का, न्यायपालिका का इकबाल बुलंद हमेशा रखा है। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे समय में भी इतने सारे जज, हाईकोर्ट जज बने, परंतु मैंने कभी उनसे फ़ोन पर बात करके कभी भी किसी की सिफारिश करने जैसी बात या उसको प्रभावित करने वाली बात नहीं की। ये आजकल के दौर में हो रहा है, तो ये बात गंभीर है, तो अशोक गहलोत जी का गूढ़ रहस्य है, वो जानने वाला ही जान सकता है। देखिए, आपने अभी तक मेरे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। नशे का कारोबार जो है सिर्फ पुष्कर ही नहीं, अजमेर और पूरे राजस्थान या कह लीजिए पूरे देश के अंदर एक नासूर बना हुआ है। पुष्कर एक धार्मिक नगरी है, लेकिन नशा जो है इसको पूरी तरह से तबाह कर रहा है। अब जो कल्चर वहाँ पर डेवलप होने लगा है वो कहीं ना कहीं नशे से प्रेरित है, तो नशे को हटाना जो भी अब विधायक बनेगा उसके लिए एक चैलेंज रहेगा। तो आपकी रणनीति इस नशे की समस्या से निजात पाने के लिए क्या होगी? मैं आपको बता दूं कि पुष्कर और अजमेर गंगा, जमुना, सरस्वती तहजीब का एक संगम है। ये एक अभूतपूर्व संगम है और नशे के आगोश में ये आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बार बार कहा कि मैं एक वकील हूँ, तो एक जो बात मुद्दे आते हैं कानून के कि जो जघन्य अपराध होते हैं, नशा भी एक बहुत बड़ा अपराध है। भारत के मानचित्र पर पुष्कर का भी नाम नशे के कारोबार में, अजमेर और पुष्कर का नाम भी ऊपर लिस्ट पर है, नीचे नहीं है। इसके कारोबार के लिए कानून की जानकारी होने वाला विधायक चाहिए। नारकोटिक्स जो एक्ट है उसके तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नारकोटिक्स की कार्रवाई के लिए न केवल पुष्कर थाना स्तर पर, बल्कि कार्रवाई जो नारकोटिक्स का जो स्टेट का ऑफिस बना हुआ है, सेंटर का ऑफिस बना हुआ है, लोगों को जानकारी का अभाव है कि वो लोग भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि संबंधित थाने में ही एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हो सकती हो। ये जानकारी के अभाव के कारण नशे का कारोबार फैल रहा है। यदि लगता है आपको स्थानीय थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है तो आप स्टेट की जो नारकोटिक्स टीम है वो कार्रवाई कर सकती है, सेंटर की नारकोटिक्स टीम है वो कार्रवाई कर सकती है। अजमेर के अंदर नारकोटिक्स के स्टेट और सेंटर का दफ्तर भी है, लोगों को पता ही नहीं है। उसका सही उपयोग, सदुपयोग लेने की जरूरत है। नशे पे यदि ब्राह्मण वहाँ का प्रत्याशी बनता है तो निश्चित रूप से नशे पर रोकथाम लगेगी और नशा बंद होगा। देखिए, पुष्कर की छवि कई कारणों से पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखा जाए तो जहाँ पहले धार्मिक छवि थी, अब वो धार्मिक छवि कई कारणों से धूमिल हो रही है। आप चाहे नशा ले लीजिए, आप चाहे आतंकी गतिविधियों को ले लीजिए। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इन सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करना। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे? देखो, ये सब जानते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा क्या करेगी? पूरी पुष्कर की जनता, पुष्कर विधानसभा की जनता जानती है कि उन्होंने कभी पुष्कर में एक दिन मुड्डा लगाकर कभी बैठे नहीं, कभी एक रात पुष्कर में बिताई नहीं, है ना। जब पुष्कर में जब विधायक ने कभी रात नहीं बिताई तो पुष्कर के दर्द को क्या जानेगा और क्या समस्या का समाधान करेगा। जब विधायक स्थानीय होगा, लोकल मुद्दों का ना उसे जानकारी होगी, बल्कि लोकल आदमी को ही समस्या के साथ में समाधान की जानकारी होना भी ज़रूरी है। खाली आप जानकारी लेने से या पूछताछ करने से नहीं होता है। जब आपको समस्या पता है तो उसका समाधान भी निकलेगा, क्योंकि इसके लिए कानून की जानकारी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रक्रिया का ही पता नहीं होता तो खाली भाषणबाजी होती है, बयानबाजी होती है, किस तरह से विधानसभा में उसको उठाना है, किस तरह से लोकसभा में उठाना है,
और उठाने के बाद में वो अधिकारियों से उस काम को कैसे फॉलो कराना है, किस तरह से मुकदमा, जब मुकदमा किस धारा में होगा यही जानकारी नहीं होगी तो क्या उस गतिविधियों को अंजाम देंगे। यदि पुष्कर का विधायक एक ब्रह्मपुत्र बनता है तो उसे लोकल सारे मुद्दों की जानकारी होगी, एक वकील के रूप में बनता है तो उसे कानून की पूरी जानकारी होगी, क्योंकि पुष्कर के अंदर न तो वो जघन्य अपराध, क्योंकि अपराध के बारे में जब वो खुद जानता है तो न तो वो अपराध होने देगा न किसी को करने देगा, और उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो सब हमें राई से लेकर पहाड़ तक सब पता है। पुष्कर के अंदर अब अपराध पर विराम लगने वाला है। वर्तमान विधायक हैं सुरेश रावत, एक शब्द में जवाब दीजिएगा, इनके कार्यकाल को आप सक्सेसफुल मानते हैं या फेल मानते हैं? फेल मानता हूं, और यदि अंक की बात की जाए तो उन्हें 0 नंबर मिलता है। बहुत बढ़िया। तो यदि आपको टिकट मिल जाता है और आप विधायक बनते हैं तो आपको लगता है कि आपको जो विकास कार्य शुरू करने होंगे वो 0 से करना होगा? मैं कहूँगा 0 से नहीं करना होगा। उन्होंने पुष्कर को माइनस में ला दिया है, पुष्कर को और पीछे धकेल दिया, तो माइनस से शुरुआत करनी पड़ेगी। पुष्कर में जितना पैसा जगत गुरु शंकराचार्य के समय लगा था उसके बाद में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में लगा है, पर उस पैसे का सही उपयोग लगे तो पुष्कर सरोवर से मोती भी जमीन पर नजर आने लगेगा। पुष्कर का विकास जब 0 से भी शुरू होगा तो भी आपको लगेगा कि 5 साल के अंदर पुष्कर में कैसा निखार आ गया, वो आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। जरूरत है लोगों को विधायक बदलने की। देखिए, पुष्कर की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर की अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक यहाँ की कृषि और एक यहाँ का टूरिज्म। दोनों ही इस वक्त ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं हैं। पुष्कर की कृषि की बात की जाए तो अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन की वजह से यहाँ की कृषि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, और यहाँ के टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म की आड़ में यहाँ का कल्चर ही परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये 2 बड़े चैलेंज हैं, आप कैसे निपटोगे? सबसे पहले तो ये होगा कि जो कृषि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो डूब क्षेत्र के अंदर होटलों का बन जाना, रिसोर्ट का बन जाना। जहाँ गुलाब की खेती होती थी वहाँ पर अब रिसोर्ट चल रहे हैं, तो उससे गुलाब की खेती प्रभावित हुई। पुष्कर में जामुन के पापड़ बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं, वो जामुन की पैदावार कम हुई है और लोगों को एक्सपोर्ट की जानकारी नहीं है। पुष्कर में कपड़े का भी बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा इम्पोर्टर पुष्कर के अंदर है, परंतु जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको एक्सपोर्ट की जानकारी नहीं है। एक्सपोर्ट का कोई दफ्तर पुष्कर के अंदर नहीं है, जबकि पुष्कर के अंदर से जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है मेरे हिसाब से दिल्ली से भी उतना कपड़ा पुष्कर के अलावा कहीं एक्सपोर्ट नहीं होता है, और ऐसे में वहाँ लोकल एक्सपोर्ट ऑफिस होना पुष्कर के अंदर नितांत आवश्यक है। यदि मैं आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि छोटे से छोटा व्यापारी भी वहाँ से एक्सपोर्ट कर सके, वहाँ पर व्यापार कर सके और उसे पूरी जानकारी हो सके। जहाँ तक पर्यटन की बात है, रिसोर्ट बनने चाहिए, होटलें बननी चाहिए, पर वो सही जगह पे बननी चाहिए, क्योंकि अभी अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भी जो है कई रिसोर्ट पुष्कर के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काटे गए, परंतु वो ऐसी जगह बनाए गए जहाँ होने चाहिए। जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और जहाँ होने चाहिए वहाँ और तादाद के अंदर बढ़ने चाहिए, ताकि पर्यटन को विकसित हो। पर्यटन के अंदर पुष्कर के अंदर होली फेस्टिवल भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाने लगा है। उसका प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब होगा तो खूब देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, परंतु अब उन्हें ज़रूरत है कि वो पुष्कर की धार्मिक मर्यादा, धार्मिक आस्था के साथ किसी प्रकार का वो खिलवाड़ नहीं करे। ये संदेश भी एक प्रचारित करना कि लोग धार्मिक भावना के साथ पुष्कर आए और पुष्कर में हरे रामा हरे कृष्णा के नाच के साथ लोग आते जाते हुए भक्त नजर आए। अभी आपने बात की, जो चीज़ जहाँ है उसे वही होना चाहिए। अतिक्रमण यहाँ की एक बड़ी समस्या है। तो अगर बात की जाए कि कई ऐसे रिजॉर्ट भी हैं जो अतिक्रमण क्षेत्र में बनाए गए हैं, पुष्कर के कैचमेंट एरिया में भी डेवलप कर दिए गए हैं, तो रसूखदार लोगों के रिजॉर्ट हैं, छोटा मोटा आदमी रिजॉर्ट नहीं खड़ा करता, रसूखदार लोगों के रिजॉर्ट हैं। तो जैसा आपने कहा नियम से काम करेंगे, तो जब आप इन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या रसूखदार लोगों का रसूख आपके इस काम के आड़े नहीं आएगा? क्योंकि ये जो रसूखदार लोग हैं सिर्फ पैसे से नहीं, राजनीतिक सपोर्ट से भी काफ़ी मजबूत है। तो क्या ये आपको रोकने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा देंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रसूखदार होने से कुछ नहीं होता है। आपके मन की भावना होनी चाहिए, आपका विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पिक एंड चूज करके आप तोड़ें, किसी का तोड़ दिया किसी का नहीं तोड़ा, तब तो भावनाएं, जन भावनाएं विपरीत होती है कि आप पिक एंड चूज करके तोड़ रहे हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो लाइन से चलेगा, नंबर 1 टूटेगा, 2 टूटेगा, 3 टूटेगा। तो पुष्कर के जो लोकल लोग हैं उन लोगों के रिसोर्ट नहीं है,
पुष्कर की लोकल जनता, पुष्कर के पंडित, पुष्कर के जो नागरिक हैं, यहाँ पर बाहरी पूंजीपतियों ने इसको अड्डा बनाया हुआ है और वो पूंजीपति होने के नाते वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि मौनमुख होकर देखते रहे, सब कुछ हो जाने दिया। परंतु जब पुष्कर की जनता लोकल साथ है, वो सरोवर के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देना चाहते। यदि पी के एम चूज करके नहीं तोड़ा जाएगा तो बुलडोजर बारी बारी से चलेगा और मैं तो कहूँगा इन पर बुलडोजर चलेगा और आप देखिए आने वाला समय बताएगा कि बुलडोजर कैसे चलता है। एक छोटा सा मेरा आखिरी सवाल, 2 लाइन में इसका उत्तर चाहूंगी। यदि पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं दिया जाता है या आपकी दावेदारी को मजबूत नहीं मानती है पार्टी, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मैं 30 साल से कांग्रेस का निष्ठावान ईमानदार वर्कर रहा हूँ। मेरा जो दृढ़ संकल्प है वो आपके माध्यम से, सभी सर्वे के माध्यम से, क्योंकि पार्टी 15-15 स्तर पर सर्वे करा रही है। मैंने आपको ये भी कहा था कि टिकट विवेक पाराशर नहीं मांग रहा है, टिकट मांग रही है पुष्कर की जनता, पुष्कर के ब्रह्मपुत्र टिकट मांग रहे हैं। यदि मेरे से योग्य ब्रह्मपुत्र यदि कोई उनको नज़र आता हो, उसको टिकट देंगे तो भी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर साथ चलूँगा। किसी और को भी पार्टी उपयुक्त समझती है कि वो उसे चेहरा बनाएगी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर साथ चला जाएगा। परंतु ये जो सारी शर्तें मैंने आपको बताई कि ब्रह्मपुत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पुष्कर तीर्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसी शर्त पर ही साथ चला जा सकता है। विवेक जी, आपने कहा कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, लेकिन यदि आपको टिकट नहीं मिलता है, आप ब्राह्मण दावेदार हैं और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या इस चीज का विरोध ब्राह्मण समाज करेगा? देखो, विवेक पाराशर एक अकेला ब्राह्मण नहीं है, समाज बनता है कई हजारों लोगों से मिलकर। यदि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते संपूर्ण ब्राह्मण समाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो ये समाज के लिए एक ठीक मैसेज नहीं जाता कि कोई भी व्यक्ति समाज की तरफ से बिना अधिकृत हुए कोई संदेश जारी कर दे, प्रसारित कर दे। पर यह बात पक्की है कि ब्राह्मणों ने लगातार मीटिंगें और बैठकों का दौर जारी कर रखा है और ब्राह्मण में कई घटक हैं, सब घटकों की सामूहिक मीटिंग निरंतर हो रही है और आज शाम को भी है। तो मैं बताऊंगा कि जो सारे घटक मिलकर जो सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे वही होगा और मैं कहूँगा कि आग तो चिंगारी तो लग चुकी है और आग भी लगेगी। ये थी खास मुलाकात पुष्कर से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करने वाले एडवोकेट विवेक पाराशर के साथ में। विवेक जी पूरी तरह से मानते हैं कि ब्राह्मण बस नाम ही काफी है, क्योंकि इस बार के चुनावों में ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जीत या हार का समीकरण बिगाड़ने और संभालने की ताकत ब्राह्मण समाज रखता है। पुष्कर का स्थानीय निवासी होने की वजह से विवेक जी पुष्कर के स्थानीय मुद्दों को समझते हैं, पुष्कर की स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, पुष्कर की भावनाओं को समझते हैं। इनका मानना है कि पुष्कर के विकास में भागीदार वही बन सकता है जो पुष्कर का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह पुष्कर को जड़ों से जानता है। तो ये दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है, पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिलता है या नहीं। लेकिन इस बात से ये आश्वस्त हैं कि ब्राह्मण समाज अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। ब्राह्मण समाज की तरफ से जिसे भी टिकट दिया जाएगा, विवेक उसके समर्थन का भी दावा करते हैं। ये थी खास मुलाकात एडवोकेट विवेक पाराशर के साथ, द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। मैं मनीषा शर्मा।